I hope you all are good and doing well. So today we are discussing UTT पेपर नंबर 1. ये सेट बी है और हम EVS के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऐसा हिंदी में कह सकते हैं ये समवर्ती सूची में आता है. डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका होता है ऑप्शन सी में. गेटिंग द आंसर फ्रॉम प्राइमरी क्लास स्टूडेंट for the question why do you think many trees cannot grow in desert area surely represent the achievement of which of the following indicator. 122वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों से एक शिक्षक पूछता है कि आपको लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ क्यों नहीं उग सकते हैं. तो ये किस तरीके का प्रश्न है या किस तरीके की सांकेतिक उपलब्धि को दर्शाता है. तो ये है उतने छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं क्वेश्चनिंग या क्लासिफिकेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन तो उनको नहीं आ सकता है. तो ये एक्सप्लेनेशन इसका आंसर हो सकता है. और वैसे ये उन पे भी निर्भर करता है वो आंसर सीट में क्या वो करते हैं, लेकिन फिर भी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए शायद ये ऑप्शन रिलायबल है. राजेश इज ए टीचर ऑफ ये. तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर आपका है वो है बी. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123. राजेश जो है वो कक्षा 5 का शिक्षक है और वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं. तो अब वो क्या कर रहे हैं, सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं लर्नर्स को ट्री कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है. तो इसमें देखिए पॉजिटिव हमेशा आंसर होता है. तो क्या हो सकता है वो क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे. मोटिवेट ईच लर्नर टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, ताकि बच्चा भी एक पौधे के प्रति, अगर बच्चा खुद पौधे को लेगा और उसको अच्छे से देखभाल करेगा तो वो सेंसिटाइज होगा उसके प्रति. ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए. इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया लोकेटेड एट. तो ये क्वेश्चन नंबर 124 जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये जो है हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. ये थोड़ा सा PDF हमारा ऊपर चले गया. नाउ हम 125वां क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे. इको मार्क इज रिलेटेड टू. तो इको मार्क जो है हमारा वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 125. तो इसका आंसर है डी. ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कमोडिटीज़ से क्या है, रिलेटेड है. पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए बनाया गया था. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 126. द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट. तो ये जो आपका कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो थी ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई, यानी कि इसका आंसर है बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है. तो कोई भी जो क्रॉप की जो फील्ड होते हैं, मतलब फसल के जो फील्ड होते हैं वो इको आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं. तो इसका आंसर है पैडी फील्ड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन. तो ये आपके NCERT में भी है, 7th या 8th क्लास 7th क्लास की बुक में आई गेस ये है. तो आप इसको देख लीजिएगा. 22 मार्च इसका क्या है आंसर है. वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को. इसके बाद है आर्कटिक डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज. क्वेश्चन नंबर 129. आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है. तो दूसरा नाम क्या है इसका, टुंड्रा. आई होप ये सभी आपको क्लियर हो रहा होगा. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 139. द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया स्टैब्लिश इन 1936 वॉज नेम. तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा. ये कहाँ है, रामनगर में स्थित है. कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था और जिसको उस टाइम पे क्या नाम दिया गया था, हेले नेशनल पार्क. और ये हेले थे पर्सन, उनके नाम पे ही इसको दिया गया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. 130 का आंसर हो जाएगा सी. नाउ 131. अ टीचर गिव्स हिज स्टूडेंट्स. एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को पिक्चर दिखाता है टू डिफरेंट एनिमल्स एंड आस्क देम टू कलर ऑन ऑल दोज एनिमल्स विच डू नॉट लिव इन आवर हाउसेज. एक टीचर है जो बच्चों को ऐसे पशुओं पे रंग भरने के लिए कहता है जो कि हमारे घर पे नहीं होते हैं. तो अब वो टीचर उनमें किस तरीके की रचना करना चाह रहा है, किस तरीके का बच्चों में विकास करना चाह रहा है. तो देखिए सृजनात्मकता तो इसमें हो रही है, यानी कि क्रिएटिव स्किल तो इसमें हो रही है. ऑब्जर्व करेगा बच्चा तभी तो बनाएगा, तो ऑब्जर्वेशनल स्किल भी हो रही है. डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासीफाई तभी तो कर पाएगा जब उसको पता होगा कि अलग अलग एनिमल्स हैं. और डेवलपमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, तो देखिए डेटा कलेक्शन एज सच इसमें कुछ ऐसा हो नहीं रहा है. तो आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसका जो कि आंसर होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है. तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. 132. Children get lot of space to learn EVS through exploration. This indicates that EVS is child centric, teacher centric,
लर्न थ्रू क्रैमिंग और EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, बच्चा पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए उसको पर्याप्त अवसर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि EVS क्या है, बच्चे के आधार पर केंद्रित है। जैसे कि आपने NCF में भी पढ़ा होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज आर हेल्पफुल इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। तो लो और जीरो टिलेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यूज ऑफ जिप्सम बिफोर इरिगेशन, लीविंग द क्रॉप रेसिड्यूज इन द फील्ड। अब देखिए, लो और जीरो टिलेज हो एग्रीकल्चर लैंड में, ये तो बिल्कुल मतलब कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई हो, इसके लिए किया जाता है। ये पद्धतियाँ जो है यूज़ करी जाती हैं। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, इसके लिए किया जाता है। लेकिन खेत में सिंचाई के लिए पूर्व जिप्सम का उपयोग, देखिए इतना भी जिप्सम का उपयोग जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 133 जो हमारा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 1 and 3। बी इसका क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाटर पंचायत स्टार्टेड। तो केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पहले क्या की गई थी, वाटर पंचायत स्टार्ट की गई थी। पानी की जो पंचायत थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? केरल में हुई थी। 134 का आंसर हो जाएगा केरल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि वाटर पॉल्यूशन का यानी कि जल प्रदूषण का क्या है, सूचक है। 135वां जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी नंबर, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म जो है इसका हमारा क्या है वो सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो इसका आंसर है कोलीफॉर्म। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपाइल्ड बाय सनलाइट। तो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है, क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर है डी। ये आपका क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट से प्रोपाइल्ड होती है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्या होती है, संचालित होती है। कौन सा चक्र? फॉस्फोरस चक्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स इज इनकरेक्ट। कह रहा बायोफ्यूल्स इको फ्रेंडली है, बायोफ्यूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, बायोफ्यूल्स कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन ओवरकमिंग द एनर्जी क्राइसिस, और बायोफ्यूल्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेज। तो देखिए अब बायोफ्यूल्स मक्के से भी बनाए जा सकते हैं, ये सही है। बायोफ्यूल्स इंस्ट्रूमेंटल, बायोफ्यूल्स कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन ओवरकमिंग द एनर्जी क्राइसिस। अब देखिए जब भी एनर्जी क्राइसिस आएंगे तब यूज़ करा जा सकता है, ये भी सही है। कह रहा है बायोफ्यूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव और बायोफ्यूल्स आर इको फ्रेंडली। तो देखिए इको फ्रेंडली भी हैं ये कहीं हद तक। तो बायोफ्यूल्स हम कह सकते हैं या तो इधर इसका कॉस्ट इफेक्टिव आएगा या फिर इसका इको फ्रेंडली आएगा, क्योंकि बहुत हद तक इको फ्रेंडली भी है नहीं है। तो इधर 1 और 2 इसका आंसर हो सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट पर्सपेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। 138 जो है आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। तो देखिए स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी, लघु जल वैद्युत शक्ति, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा नवीनकरणीय स्रोत है हमारे इंडिया का। इंडिया की बात कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, इंडिया नहीं कहा होता तो फिर अलग हो जाता ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा जैविक खाद के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा पोटेशियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हम जब मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं तब भी हम NPK डालते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में होती है। तो देखिए H2SO4 जो होती है वो 90% होती है इसकी मात्रा। वैसे HNO3 की भी बहुत होती है, HCl, HNO3 और H2SO4 सभी पाए जाते हैं, लेकिन H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो गया, सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, फिर से ज़रा स्क्रॉल करते हुए ऊपर हो गया, so sorry for this inconvenience. Now moving forward to question number 141, the most effective strategy to engage children in EVS is। बच्चों को अध्ययन में जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति क्या है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक खाली पढ़ा के करेंगे, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। तो छोटे क्लास के बच्चे हैं ये, प्राइमरी क्लास के बच्चे, इनको किस्से कहानियाँ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ना कि डेमोन्स्ट्रेशन या फिर इन सारी चीज़ों में। ठीक है, नाउ तो 141 का आंसर हो गया आपका डी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड to question number 142, a teacher tells every student to make useful things from waste material. Which one of the following statement is not the educational motivative of children। एक टीचर क्या कर रही है, प्रत्येक बच्चे से कह रही है कि आप रद्दी सामान से कुछ ना कुछ बना के आइए। तो वो क्या करना चाह रही है, choosing the best student in the class, developing creativity among students to give student the concept of recycling, reuse and conservation, arranging an exhibition of things made from waste materials। अब देखिए वो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना चाहती है, बच्चों में सृजनशीलता बनाना चाहती है, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग या रूपांतरण की संकल्पना, या फिर कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की क्या करेगी,
प्रदर्शनी आयोजित करेगी। तो देखिए बाकी के सारे तो पॉजिटिव हैं जो आपके बी सी डी हैं, लेकिन चूजिंग द बेस्ट स्टूडेंट, हमें कभी भी बच्चे को हमें तुलनात्मक रूप से कभी नहीं जाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि नॉट पूछा था, इनमें से क्या नहीं हो सकता है वो पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुजा, अ टीचर ऑफ सेकंड क्लास हैज़ टू टीच अ टॉपिक रिलेटेड टू फ्लावर, व्हाट शुड शी डू। तनुजा को क्या करना है, फूल से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए। टेक चिल्ड्रन इन द गार्डन ऑफ स्कूल वेयर देयर आर न्यूमरस फ्लावर, टू शो इट्स पिक्चर ऑन प्रोजेक्टर, टू ड्रॉ वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, टू राइट द नेम ऑफ फ्लावर। तो देखिए वो बच्चों को प्रोजेक्टर में पिक्चर बनाना चाहेगी, या फिर अलग अलग टाइप की पिक्चर्स ब्लैक बोर्ड में बनाना चाहेगी, या फिर खाली कॉपी में लिखाना चाहेगी। तो सबसे अच्छा ही रहेगा कि वो बच्चों को क्या कराए, प्रकृति से क्या कराए, प्रकृति की अनुभूति दे, तो वो नेचर में ले जाएगी बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 143 का आंसर ए। इसके बाद नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ EVS स्टडी एज एन इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल साइंस। तो कह रहा है कि बताइए एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में EVS अध्ययन का क्या महत्व है। एकीकृत का मतलब आप समझते हैं ना, सबको एक साथ लेते हुए चलना, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो 144 जो है, अब इसमें देखना है, पहला है टू बी अवेयर एंड एबल टू कोरिलेट द नेचर एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति वातावरण में संबंध स्थापित करने के लिए बच्चा, ताकि जागरूक भी हो सके और सक्षम भी हो सके। फिर नेक्स्ट है सभी गतिविधियों में भाग लेना, या लिखित एवं प्रायोगिक में A प्राप्त करना। अब देखिए बाकी के तो सारे कंपेयर हमें कराना नहीं है, और ग्रेडिंग सिस्टम हमें ऐसा कुछ देना नहीं है, तो क्या है, सबसे अच्छा आंसर A ही है इसमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉज इन कंट्री। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 145 है, कह रहा है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी प्रकृति के प्रति जो नियम बनाने के लिए। ये है आपकी सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन नंबर बी, ये सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 145 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो आपका वाइल्ड लाइफ का जो है, ये किस उसके अंदर आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसकी बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी किया गया, और 7th शेड्यूल तो उसका है ही है। तो 1, 2, 3 भारत के संविधान में वन्य जीव का संरक्षण मौलिक कर्तव्य भी है, निर्देशक सिद्धांत भी है, और 7वीं अनुसूची भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड एंड पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाई क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। तो निम्न ताप परीक्षण जो तकनीक होती है, वो जो संकटग्रस्त, मतलब जो खत्म हो गए हैं लगभग ना, मिल नहीं रहे हैं, ऐसे जीवों को बचाने के लिए इसको किस में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 147 है, तो इसके लिए आप देखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है, यानी कि तरल नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, द स्पीसीज विच आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। तो जो बिल्कुल फिक्स हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, आप लुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। देखिए सारे क्वेश्चन, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से आएंगे, जिसने NCERT पढ़ी होगी ना, वो बहुत अच्छा कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेनफॉल, स्टॉर्म, थंडरिंग एंड लाइटनिंग आर अगर। किस परत में, वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जहाँ आंधी, बादल या वर्षण और गर्जन, बिजली आदि चमकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है, कहाँ पे ऐसी आंधियाँ वगैरह चमकती हैं। तो ये होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में, सौभ मंडल में ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। सौभ मंडल में क्या होता है, बिजली वगैरह ये सारी चीज़ें चमकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, अ रिवर विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट। एक जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रभाव वाली नदी का परिणाम हो सकता है। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, देखिए इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिजम्स, या फिर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए और उसके बाद है ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, शैवाल खिलने के कारण नदी का बहुत जल्दी सूखना, या फिर है जैव निम्नीकरण पोषक तत्वों के कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन। देखिए खुद सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा घरेलू सीवेज का प्रवाह नदी में हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जल में रहने वाले जितने भी हमारे क्या होंगे, जैसे चाहे वो मछली हो या कुछ भी हो जो जल में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और फिर तो डेथ ऑफ फिशेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इसकी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी देखना ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी चीज़ बढ़ती है तो गर्म पानी में गर्म चीज़ें जाती हैं, जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से पानी में रहने वाले जानवर मरने लगते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और हमें ज़रूर बताएं आपको कहाँ पे अच्छी लगी, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ ऑनलाइन आपके लिए, और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो। थैंक यू सो मच।